जेएनयू में शर्जील इमाम और उमर खालिद के पक्ष में लगे जमकर नारे। मोदी शाह को लेकर क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर छात्र आंदोलन को लेकर चर्चा में है। 5 जनवरी की रात जेएनयू परिसर में जेएनयू छात्र संघ और वामपंथी छात्र संगठनों ने प्रशासन और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि साबरमती हॉस्टल के बाहर देर रात तक नारेबाजी और हंगामे का माहौल बना रहा। इस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। प्रदर्शन के दौरान न्याय दो और रिहाई दो जैसे नारे गूंजते रहे। ये नारे सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए गए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस फैसले से नाराज छात्रों ने दोनों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज कर दिया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने मोदी और अमित शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर जैसे नारे भी लगाए। प्रदर्शन को 5 जनवरी 2020 की हिंसा से भी जोड़ा गया है। 6 साल पहले इसी दिन जेएनयू परिसर में नकाबपोश हमलावरों द्वारा छात्रों और शिक्षकों पर किए गए हमले की बरसी मनाई गई। जेएनयू शिक्षक संघ और छात्र संघ ने इसे क्रूर हमले की बरसी बताते हुए साबरमती हॉस्टल के पास गोरिल्ला ढाबा लगाकर विरोध दर्ज कराया। छात्रों का सवाल था कि 6 साल बाद भी हमलावरों की पहचान क्यों नहीं हो पाई। इस बीच विश्वविद्यालय परिसर में प्रस्तावित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को लेकर भी नाराजगी देखी गई है। छात्र नेताओं का आरोप है कि इससे कैंपस में निगरानी और जासूसी का माहौल बनाया जा रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस के साउथ वेस्ट जिले के डीसीपी ने स्थिति को सामान्य बताते हुए कहा कि अब तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है। हालांकि साबरमती हॉस्पिटल से सामने आए वीडियो और तस्वीरें कैंपस में बढ़ते तनाव की ओर इशारा कर रही हैं। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार। राम मंदिर संग अयोध्या की स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा कायाकल्प। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने अयोध्या के समग्र विकास को लेकर अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अब शहर की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत और आधुनिक बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में श्री राम अस्पताल का बड़े स्तर पर अपग्रेडेशन किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों और दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर इलाज मिल सके। इसके अलावा अयोध्या में 300 बेड के नए सरकारी अस्पताल के निर्माण की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। टेंडर प्रक्रिया और निर्माण एजेंसी का चयन हो चुका है, जबकि एएसआई की अंतिम स्वीकृति का इंतजार है। निजी क्षेत्र में मोदी कैंसर केयर ट्रस्ट द्वारा 8 एकड़ में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा। वहीं रामकथा संग्रहालय में आईआईटी मद्रास के सहयोग से हनुमान जी की डिजिटल गैलरी भी विकसित की जाएगी। रामकथा संग्रहालय में मैंने जैसा आपको पहले भी अवगत कराया है, आईआईटी मद्रास के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया है। उनके 2 कार्य हैं। एक तो हनुमान जी की गैलरी बन रही है, जिसको कि पूर्णतः धनराशि के साथ और तकनीकी सहायता केंद्र के जो साइंटिफिक मिनिस्ट्री होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उनके नियंत्रण में वो होगा।
और वो आने वाले 6 माह में हनुमान गैलरी पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार 5 डिजिटल गैलरी, जिसमें 4 तो पहले से हैं और 5वीं यह डिजिटल गैलरी, आशा है कि अगले मार्च अप्रैल तक ये सब श्रद्धालुओं को देखने की सुविधा मिल जाए। बाबू जी, जो रामायण संकलन करने थे अन्य अन्य भाषाओं वाले, उसमें क्या अपडेट है? अभी उसकी बहुत प्रगति नहीं हुई है। अभी जानकारी ही दी जा रही है कि कहाँ कहाँ पर इस प्रकार के रामायण हैं। विशेष रूप से हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में रामायण का जो एक तरीके से प्राप्ति करनी है, उस पर कार्यवाही के लिए पत्र लिखे गए हैं, लेकिन अभी निश्चित रूप से प्रगति नहीं हुई है। श्री राम हॉस्पिटल सटा हुआ है राम जन्मभूमि से, तो क्या ऐसा भी कोई दरवाजा या डोर बनाया जाएगा जिससे परिसर से तुरंत डायरेक्ट हॉस्पिटल तक लाया जा सके? कोई इसकी आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एम्बुलेंस वाहन है, तो उस वाहन से तुरंत वहाँ पे लोग श्रद्धालु आ सकते हैं। और उचित यही होगा कि मंदिर को और चिकित्सालय को एक अलग ही अस्तित्व बना रहे। जो अन्य मंदिर है उनसे ध्वजा पूजन का कार्यक्रम, क्या उस पर भी मंदिर में ध्वजा पूजन का कार्यक्रम आने वाले समय में ऐसी कोई व्यवस्थाएं होंगी? मैं इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं रखता। न्यास के लोग इस पर विचार कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको कल वायदा किया था, श्रद्धालुओं को कितनी जल्दी अन्य स्थानों पर दर्शन करने की सुविधा, जो अन्य मंदिर हैं, कुबेर टीला है, तो इन स्थानों पर जो दर्शन की सुविधा है, उसका मैंने प्रस्ताव या सुझाव कल दिया था। मैं आशा करता हूँ कि उसका जो पास बनेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को तो संभव नहीं है वहाँ जाना, तो वहाँ पे भी पास इशू करना होगा। उसका एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जा रहा है, और कंप्यूटर की जो व्यवस्था जब हो जाएगी, जिससे कि पास से बुकिंग हो जाए, तो अनुमान यह है कि 23 या 24 जनवरी के बाद इस पर गंभीरता से ट्रस्ट विचार करेंगे कि किस तिथि से यह सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मुझे पूरी आशा है, आप सभी अवगत हैं कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, तो उन्होंने अपने भाषण में यह आशा व्यक्त की थी कि जल्दी से जल्दी अब श्रद्धालु वहाँ पर जा सकें। तो उसका आदर करते हुए फरवरी के प्रथम जो सप्ताह है या दूसरे सप्ताह तक श्रद्धालु वहां पर जा सकते हैं। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार। और ममता बनर्जी जी जो पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ पूरी तरह से अन्याय हो रहा है, इसलिए वो अदालत में जा रहे हैं। संविधान के विपरीत जो कार्य होगा वो निश्चित रूप से जनता के हक में नहीं। सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के लोग शासन सत्ता में रहना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी, मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का बयान। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल आज मैनपुरी पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक शादी समारोह में शिरकत की और इसके बाद मीडिया से बातचीत में कई बड़े राजनीतिक मुद्दों पर सरकार को घेरा। ममता बनर्जी द्वारा एसआईआर के कथित अमानवीय आचरण के खिलाफ 6 जनवरी को अदालत जाने के फैसले पर श्यामलाल पाल ने समर्थन जताया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के नाम पर दरअसल एनआरसी लागू करने की कोशिश की जा रही है। जैसे एनआरसी में प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं, वैसे ही दस्तावेज एसआईआर में भी मांगे जा रहे हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया और कहा कि इसी रास्ते से शोषित और वंचित वर्गों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। श्यामलाल पाल ने कहा कि पीडीए वर्ग अखिलेश यादव के नेतृत्व में इसका जवाब देगा और उत्तर प्रदेश का चुनाव इसकी सच्चाई सामने लाएगा।
धर्म के नाम पर राजनीति को लेकर सपा प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक ना तो 15 लाख रुपए लोगों के खातों में आए हैं और ना ही हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिली। जब भर्तियों में भी ओबीसी और एससी आरक्षण को नजरअंदाज किया जा रहा है और चुनाव नजदीक आते ही नौकरी देने के वादे किए जाते हैं। सपा नेता शिवराज यादव के मैं हिंदू नहीं यादव हूं बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए श्यामलाल पाल ने कहा कि देश को जाति और धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। जब समाज में बराबरी और सम्मान नहीं मिलता तो लोग अपनी पहचान पर सवाल उठाते हैं। असमानता खत्म करना ही समाज का सही रास्ता है और यही लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर और मुलायम सिंह यादव ने लड़ी थी, जिसे आज अखिलेश यादव आगे बढ़ा रहे हैं। जेएनयू कैंपस में हुई नारेबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखती है और संविधान के खिलाफ कोई भी कदम जनता के हित में नहीं हो सकता। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी मामले पर श्यामलाल पाल ने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वालों से जवाब मांगा जाना चाहिए। वहीं शाहरुख खान द्वारा बांग्लादेशी खिलाड़ी खरीदे जाने पर संगीत सोम के विवादित बयान को लेकर श्यामलाल पाल ने कहा कि नफरत फैलाने वालों पर टिप्पणी करना भी उचित नहीं है। तो इस मुद्दे की लड़ाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सामाजिक न्याय के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए कि सबको न्याय मिल सके, उस मुहिम में पीडी आज ऑर्गेनाइज हो रहा है। देखिए, जब देश को जातियों में बांट दिया गया है, धर्मों में बांटा गया है और जात में भी गैर बराबरी आ गई है, तो जहां से लोगों को सम्मान नहीं मिल पा रहा है उस स्थान से वो हटना चाहेंगे, क्योंकि सामाजिक न्याय का ठीक रास्ता गैर बराबरी समाप्त हो, असमानता समाप्त हो जाए पूरी तरह से। यही लड़ाई तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की रही है, यही लड़ाई धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की रही है। आज वही लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की। देखिए, जो भी समाजवादी लोग हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, देश के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार काम करते हैं और संविधान की भी शपथ लेते हैं कि संविधान के अनुरूप ही कार्य चलेगा, संविधान के विपरीत जो कार्य होगा वो निश्चित रूप से जनता के हक में नहीं। अब संगीत सोम वगैरह के बारे में क्या कहा जाए, उन लोगों का खेल ही बहुत दूसरे टाइप का है और जो चाहे सो बोले, उनके ऊपर कुछ नहीं होगा। इसलिए नफरत पैदा करने वालों के बारे में मुझे न पूछा जाए तो ठीक। एक पंचायत का चुनाव है और जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, ग्राम पंचायत है। हमारे कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी इस मुहिम में रहेगी। उम्मीद है हाँ कि सभी लोग जो है अपना प्रदर्शन करेंगे और अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। जीतने वाला भी हारने वाला भी वो समाजवादी का रहेगा। सच यही है जो ममता बनर्जी जी कह रही हैं, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने में और लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग जो है ये एसआईआर नहीं करा रहे हैं, ये एनआरसी करवा रहे हैं और एनआरसी के माध्यम से ये प्रमाण पत्र तमाम सारे मांगे जा रहे हैं और इस एसआईआर में भी इसी प्रकार से प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। तमाम सारी विसंगतियां हैं और इन विसंगतियों के माध्यम से ही सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के लोग शासन सत्ता में रहना चाहते हैं और शासन सत्ता के माध्यम से संविधान में दिए गए शोषितों वंचितों के अधिकारों को अर्थात पीडीए के लोगों का एक पतन चाहते हैं। तो आप पीडीए के लोग सब कोई एकत्रित होकर के पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में इनके जो एनआरसी करा रहे हैं उनका सही प्रमाण उत्तर प्रदेश का चुनाव दे देगा और ममता बनर्जी जी जो पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ पूरी तरह से अन्याय हो रहा है, इसलिए वो अदालत में जा रहे हैं। जब जो सरकार आम जनता को कुछ नहीं देना चाहती है तो जनता के बीच में नफरत का खेल खेलती है, क्योंकि 2014 से लेकर के लगातार
शासन सत्ता पर कब्जा प्राप्त लोग आज तक न 15 लाख रुपए खाते में, न 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष, और वैकेंसियां बराबर ये इस तरह से दे रहे हैं कि जिसमें ओबीसी एससी के आरक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। अभी कल भी एक वैकेंसी निकली है, उसमें भी जिस प्रकार से राजस्व लेखपाल में हुआ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हल्ला गुल्ला करने पर फिर वो आरक्षण आया, फिर कल वैकेंसी में वो कहीं ओबीसी एससी का आरक्षण नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये नौकरी देना नहीं चाहते हैं, उसको डिले करना चाहते हैं, और चुनाव नजदीक आ जाएगा तो कहेंगे कि हम नौकरी देना चाहते हैं। विपक्षी दल ऐसा किया। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की मंशा थी कि इस देश में जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, अनुसूचित जाति के हैं, माइनॉरिटीज के हैं, सभी लोगों को समान अधिकार दे दिया जाता है, तो और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं मिल पाता। फिलहाल ये मामला जो है बाद में फाइनल होगा, कैसा होगा अभी उसकी सूचना आ जाए चुनाव की, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसके बारे में निर्णय लेंगे। इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वालों से जा पूछिए तो ज्यादा समझ में आ जाएगा कि क्या उसका रिजल्ट है। धरना क्यों नहीं देंगे? बेटी बचाओ के सवाल पर धरना आम जन का काम है, वो देंगे, क्योंकि उनके सम्मान से जुड़ा हुआ सवाल है, और बेटियों का सवाल तो पूरे देश के हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये कोई धरना प्रदर्शन नई चीज नहीं, धरना प्रदर्शन होना चाहिए न्याय के लिए, सम्मान के लिए। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी, मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। करोड़ों की सरकारी कॉपर केबल कौड़ियों के भाव बेची जा रही है कबाड़ियों को, विभागीय मिली भगत की आशंका। ताजनगरी के ताजगंज क्षेत्र में सरकारी संपत्ति की सरेआम लूट का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। सागा एम्पोरियम रोड पर खुदाई के दौरान निकली करोड़ों रुपए के मूल्य की सरकारी कॉपर केबल को विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार की कथित मिलीभगत से कबाड़ियों को लाखों रुपए में बेचा जा रहा है। क्या है पूरा मामला? सूत्रों के मुताबिक ताजगंज क्षेत्र में बीएसएनएल या दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा पूर्व में बिछाई गई मोटी कॉपर केबल को सड़क खुदाई के दौरान निकाला गया था। नियमतः इस केबल को सरकारी भंडार में जमा किया जाना था, लेकिन आरोप है कि ठेकेदार ने मजदूरों के साथ मिलकर इसे टुकड़ों में काटकर कबाड़ियों को बेचना शुरू कर दिया। पुलिस की दबिश से पहले फरार हुआ ठेकेदार मामले की भनक लगते ही स्थानीय सूत्रों ने डायल 112 पीआरबी को सूचना देकर मौके पर बुलाया। बताया जा रहा है कि पुलिस के आने तक भनक लगते ही ठेकेदार अपने लेबर के साथ कार्यस्थल से फरार हो गया। हालांकि अगले ही दिन एक मोटरसाइकिल पर लाखों रुपए की केबल ले जाते हुए पकड़े जाने का वीडियो भी सामने आया है। कबाड़ी का चौंकाने वाला दावा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कबाड़ी सरेआम यह स्वीकार करता नजर आ रहा है कि उसने यह केबल खरीदी है। वीडियो में कबाड़ी के इशारे और बयान से साफ जाहिर होता है कि इस पूरे खेल को विभागीय संरक्षण प्राप्त है। स्थानीय लोगों का सवाल है कि बिना अधिकारियों की मिलीभगत के इतनी बड़ी मात्रा में सरकारी माल की तस्करी कैसे संभव है? काले यार वो भैया माल है किन्ने दो पैसा लेके किन्ने दो पैसा लेके किन्ने दो पैसा लेके कौन से ने दो बता पैसा लेके किन्ने दो पैसा लेके हैं किन्ने दो पैसा लेके किन्ने दो माल किन्ने दो माल बता ना किन्ने दो है किन्ने दो है किन्ने दो माल लेंगे
ये है भाई, यहाँ पे ये केबल खुद रही है, यहाँ पे ये माल है। रात में करीबन 1-1:30 बजे को ये माल है, यहाँ पे चोरी करवा रहे हैं। ये केबल निकल रही है यहाँ में से ये माल है, चोरी करवा रहे हैं। ये सब जने हैं। कहाँ है वो? चल भाई आजा, तेरी गाड़ी की वीडियो होते, आजा चल आजा। किन्ने दो माल? माल करने दो माल। लान दो कहाँ रहते हो? तू कहाँ रहते हो? मुगल के नीचे मैं घर दिखाऊंगा। काय की दुकान है तेरी? कबाड़ी की? तो मैं तो फेरी फकीरी करता हूँ भाई। अच्छा, माल किन्ने दो तो जावे थे? ये वीडियो ये गाड़ी पे नंबर या गाड़ी है, लेके चलो। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार। आगरा में पुलिस मुठभेड़ में 4 तांबा और चोर अरेस्ट। पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल, 90 किलो तांबा भी बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी, मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। आगरा में तांबा चोरों की सोमवार रात थाना सिकंदरा पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। पैर में गोली लगने से एक आरोपी घायल हो गया। चोरों से 90 किलो तांबा भी बरामद हुआ। 4 जनवरी को रोनकता स्थित फैक्ट्री से लाखों रुपए कीमत का तांबा चोरी किया था। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि सोमवार रात पुलिस को सूचना मिली थी कि तांबा चोरी के आरोपी सिकंदरा के अटूस गांव स्थित आंचल कॉलोनी के पास से गुजर रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी की। खुद को गिरता देख चोरों ने फायरिंग कर दी। इसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। चोरों से हुआ ये बरामद। घायल को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। आरोपियों से एक तमंचा, 2 कारतूस और चोरी हुआ 90 किलोग्राम तांबा बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक केके नगर निवासी दीपक उर्फ दीपू उर्फ झारखंडी है। वहीं 3 अन्य आरोपियों में गौरव उर्फ अर्जुन, अमित और कन्हैया है। दीपक उर्फ झारखंडी पर 40 से अधिक, अर्जुन पर 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग। डीसीपी सिटी ने बताया 4 जनवरी की रात को रोनकता स्थित एक तांबा फैक्ट्री में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। चोरों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम लगी थी। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी चेक किए गए। इसके बाद पुलिस को सुराग मिले थे। सर, क्या घटनाक्रम हुआ था आज? दिनांक 4/1/2026 को थाना सिकंदरा में एक तांबे की फैक्ट्री में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करी गई थी। इसी क्रम में थाना सिकंदरा में अभियुक्त पंजीकृत कर श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में टीमें बनाई गई थी। आज मुखबिर खास द्वारा एक सूचना मिली थी कि जिन अभियुक्तों ने ये चोरी करी है वो ग्राम अटूस के आसपास कोई एक वारदात करने की फिराक में है। जब पुलिस की टीमें वहां पे पहुंची और इनको चारों तरफ से घेरा गया, तब अभियुक्त की तरफ से पुलिस के ऊपर फायरिंग करी गई। तभी जवाबी आत्मरक्षा में पुलिस ने जब इनके ऊपर फायरिंग करी तो एक अभियुक्त को पैर पे ऊपर गोली लगी है और इसके अन्य 3 साथी भी मौके पे पकड़े गए। जो अभियुक्त के पैर पे गोली लगी है उसका नाम दीपक उर्फ दीपू झारखंडी है, जिसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे हैं और इनके जो अन्य साथी है इनके ऊपर भी दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। मौके से एक तमंचा और जो 90 किलो के तांबा इन्होंने चोरी करा था वो बरामद हुआ है और इनको अभियुक्त को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया और आगे की विधिक कार्रवाई करी जा रही है। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार। नशीले पदार्थ तस्करी का पर्दाफाश, महिला सहित 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी, मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। मऊ जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत एक महिला सहित 2 अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।
मऊ के पुलिस अधीक्षक इलमारन जी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गिरफ्तार किए गए तस्करों के पास से कुल 16 पैकेटों में 18 किलो 490 ग्राम नाजायज चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने यह भी जानकारी दी कि गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आज मऊ पुलिस का एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। मऊ का जो संयुक्त टीम है कोतवाली का एसओजी और सर्वेलेंस टीम का 2 मादक पदार्थ का जो तस्करी करने वाले गिरफ्तारी किया गया है। एक का नाम है इमामी अली है, ये मुरादाबाद जिला यूपी का रहने वाले हैं। उनके साथ एक महिला थी नजमा, ये पश्चिम बंगाल के रहने वाली है। ये दोनों जो चरस है जो ओपीएम प्लांट से निकलता है उसको यहाँ से तस्करी कर रहे थे और मुरादाबाद ले जा रहे थे और वहाँ ये कैरियर के रूप में काम करते थे और आगे ले जाके और भी सप्लाई करते थे। ये दोनों के कब्जे से 16 पैकेट मिला है। इसका कुल है 18 केजी 490 ग्राम है। ये दोनों का भी गिरफ्तारी करके जेल भेजा जा रहा है। कीमत क्या है सर? ये देखिए, इसका जो टाडी प्लांट से कई चीज़ों निकलता है, इसमें अलग अलग वैल्यू होता है, फिर भी लगभग हम लोग इसका वैल्यू लगाएं टोटल 9 करोड़ का है। और इन लोगों का जो अपराध करने का तरीका है, ये कोई इसमें नेपाल से आते हैं और इनको सप्लाई करते हैं, फिर इसको लेकर ये ट्रेन और बस से आगे जाके इसको संबंधित को जो भी है जिसका वो सप्लाई करते हैं। सर कहाँ लेके जा रहे हैं? तो सर माना जाए ये अंतर्राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय तस्कर हैं। इसमें अभी तक नेपाल का एक आदमी का इनका नंबर है, नंबर से फ़ोन आता है, फिर मिलते उनसे लेते हैं, लेकिन उनका डिटेल अभी हम लोग को इसमें कार्रवाई चल रही है और आगे किसको दिया जाते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक, ये सब में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर पुलिस टीम को कैसे इस बारे में पता चला और क्या कुछ उनको रिश्ता क्या है आपस में? मुखबिर का सूचना था, उस पर हम लोग काम किए थे, उसी से 2 लोग मिले थे। ये दोनों आपस में कोई रिश्ता नहीं है, ये दोनों एक ही साथ मुरादाबाद एक कंपनी में काम करते हैं। सर पुलिस टीम को क्या कुछ पुरस्कार दिया जा रहा है? पुलिस टीम को 25,000 इनाम दिया जा रहा है। कितनी बड़ी सफलता है पुलिस के लिए? ये बहुत बड़े सफलता है। इसमें देखिए, इसमें लगभग 9 करोड़ का है ये माल का वैल्यू है और ये मार्केट में ये जैसा पहुंचता है 1-2 ग्राम 10 ग्राम ऐसा करके बेचा जाता है और ये बाहर का भी, जैसा नेपाल का भी नाम आ रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं क्राइम के अलावा इंडिया का ये नेशनल सिक्योरिटी का एक बात है। इसलिए हम लोग इसमें कई एजेंसी को इन्वॉल्व किया जा रहा है और इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज पूरा डेवलप करेंगे, इसमें कार्रवाई करेंगे। सर यहाँ का भी कोई लिंक है सर? मऊ का भी? इसमें जो पुरुष है उनका पहले से 2 मुकदमा है और महिला है कोई मुकदमा नहीं है। यहाँ का कोई किसी से भी कोई लिंक नहीं है, वो बस रूट यूज कर रहे थे यहाँ से जो ले जाने के लिए। सर क्या लगा कौन मास्टरमाइंड है, कैसे ऑपरेट? रेलवे स्टेशन के पास। सर पूरे गैंग को कौन ऑपरेट कर रहा था, कौन मास्टरमाइंड है इसके? अभी ये जो प्रथम दृष्टि ये लोग कैरियर लग रहा है, हम लोग पूछताछ से, लेकिन फ़ोन नंबर वगैरह हम लोग प्राप्त किए, फ़ोन है कस्टडी में लिए और इसमें और हम लोग का टीम काम करेगी, उसके बाद हम एस्टेब्लिश करेंगे। सर गैंग को ऑपरेट कहाँ से किया जा रहा था? कि कितने लोगों का गैंग है, क्या कुछ है? अभी इस चीज़ को हम लोग जानकारी कर रहे हैं। ये 2 आगे बताया जा रहा है, कई लोगों का इन्होंने 2-3 बार अब तक कर चुके हैं, अलग अलग लोगों को दिया गया है। ये सभी का हम लोग नंबर लेके CDR और बाकी जो टेक्निकल सर्वेलेंस है हम लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती असर भी करती हैं। नमस्कार।